हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करती है। अब जब हम कोडिंग में आगे बढ़ रहे हैं तो जावा डेटा टाइप को कैसे डिफाइन करती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि हम अब डेवलपर ट्रैक पर काम कर रहे हैं तो एक एक डेटा टाइप की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डेटा टाइप का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस रेंज को वो सपोर्ट करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है डेटा टाइप की। सब कुछ इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप फोकस करेंगे लास्ट तक तो फिर आगे तक इसका सपोर्ट आपको मिलेगा, आगे तक हमें इसका एडवांटेज मिलेगा। डेटा टाइप नॉर्मली दो कैटेगरी के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो जावा में भी सेकेंडरी या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम स्ट्रिंग क्लास को भी एज ए क्लास हालांकि डील करते हैं, पर स्ट्रिंग को भी समझेंगे वहाँ पर, अरेज को समझेंगे वहाँ पर। इसके अलावा हम क्लास इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ में। लेकिन आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ फोकस करूँगा, या फिर हो सकता है इस लेक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो अभी पार्ट 1 में आज हम इंटीजर को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, और पार्ट 2 में रिमेनिंग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं जैसा भी सीक्वेंसिंग होता है इसका। तो मैं बात करूंगा आज प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है छोटे छोटे लेवल पर डेटा को हैंडल करने की, उनको प्रोसेस करने की। क्योंकि डेटा टाइप का नॉलेज होगा तो हम सब कुछ काम कर पाएंगे, सारा कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। तो नॉर्मली डेटा को जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डील करते हैं हम लोग, तो एक तो कैटेगरी होती है कि न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है, और एक सेकंड हमको समझ में आता है कि नॉन न्यूमेरिक। ये बेसिक ब्रेकअप है हमारा हर लैंग्वेज के साथ में। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, अदर इज नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक होगा तो कहीं ना कहीं या तो वो इंटीजर बेस्ड कुछ होगा, या फिर वो रियल नंबर्स को डील करने की बात होगी, फ्लोटिंग वैल्यूज की बात करेंगे अपन। ये न्यूमेरिक की कैटेगरी है इन जनरल। नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? रूटीन में देखते हैं अपन तो या तो वो कैरेक्टर हो या फिर वो स्ट्रिंग टाइप का हो। ये दो बेसिक कैटेगरी इन जनरल होती है, और ये हमारे टाइप्स है कांस्टेंट के। जब मैं कांस्टेंट को हैंडल करने की बात करता हूँ तो न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होते हैं, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट भी होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट नॉर्मली वो सारे कांस्टेंट जो किसी इंटीजर या रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी न्यूमेरिक। इन नॉन न्यूमेरिक वी कंसीडर स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर को भी हम डील कर सकते हैं, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जावा स्ट्रिंग क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने वो स्ट्रिंग ARGS आपसे डिस्कस किया था एक दो लेक्चर के पहले, कि हमें क्लैरिटी हो कि किस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग जावा के किसी भी मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये बेसिक कैटेगरी न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, दो तरह के कांस्टेंट यूजुअली हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में। और अभी इनमें से हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंटीजर बेस्ड डेटा टाइप के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे रियल, कैरेक्टर, और भी कैटेगरी हमारे पास होगी बुलियन। तो जावा प्राइमरी डेटा टाइप को यूजुअली सबसे पहले डिस्कस करती है इंटीजर बेस्ड डेटा टाइप, मतलब पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर बोला मीन्स क्या हो गया कि लैंग्वेज विल डील टू द कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स को डील करना मतलब क्या हो गया? इसमें पॉइंट वाली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं अपन। इंटीजर का एक्चुअल हिंदी मीनिंग ही होता है पूर्णांक, कंप्लीट नंबर्स। तो ये हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। जावा इंटीजर को 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। बाइट होता है यहाँ पर। बाइट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स इसका जो मेमोरी एरिया होगा दैट इज़ 1 बाइट। बाइट टाइप का डेटा टाइप में डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका डिक्लेरेशन का तरीका क्या हो गया? बाइट। हमने बाइट को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, और बाइट एक्स टाइप का हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। टोटल मेमोरी एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1 बाइट। और इसकी रेंज होती है -2 to the power 7 से
2⁻⁷ मतलब दुनिया के सारे इंटीजर की अगर रेंज निकालना है हमको तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है साइन इंटीजर के लिए। साइन मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, तो आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव की रेंज होती है इक्वल टू -2⁻n-1 से 2⁻n-1 -1। So this will be the range of all साइन इंटीजर्स। सारे साइन इंटीजर्स की रेंज का फॉर्मूला है ये, -2⁻n-1 से 2⁻n-1 -1। इससे दुनिया के सारे साइन इंटीजर की रेंज आप निकाल सकते हो। तो ये बाइट 1 बाइट की मेमोरी मतलब कितनी हो गई 8 बिट। अरे 1 बाइट मतलब कितना हो गया 8 बिट्स। टोटल कॉम्बिनेशन होगा 2⁸ 256 और 256 में क्या हो गया 128 माइनस वाली वैल्यू होगी और 128 प्लस वाली वैल्यू होगी, आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। थोड़ा सा ये रेंज छोटी है तो इस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे टाइम बचाने के लिए, आपको क्लैरिटी डेवलप करने के लिए कि रेंज निकलती कैसे निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में प्रोसेस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बाइट टाइप का जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, हमने देखा है कि स्मॉल में लिखा है बाइट एक्स, ये कैपिटल स्मॉल का वो ध्यान रखना है, ये बी कैपिटल हो जाएगा बाइट तो ये क्लास बन जाएगी जावा में। तो अभी यहाँ पर ये बाइट कौन है, एक सिंपल 1 बाइट का इंटीजर है। अगर मुझे 1 बाइट इंटीजर को डील करना हो तो ये जावा इस पर्टिकुलर रेंज को होल्ड करती है, डिफाइन करती है। शॉर्ट अगर डिफाइन करना है तो मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई होगा 2 बाइट्स। ये C++ का पुराना इंटीजर है शॉर्ट। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट y, और ये कितनी बिट का है टोटल, ये यहाँ पर ये 16 बिट का है टोटल। अरे 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, मतलब टोटल 2⁻16 नंबर्स, मतलब 65,536 नंबर्स है ये अलग अलग। 2⁻16 निकालोगे आप, ये आ जाएगा 65,536, जिसमें से आधे नंबर क्या हो गए -32768 से +32767, मतलब इसकी रेंज -2⁻15 से 2⁻15 -1, ये इसकी रेंज आ गई। ये जरूरी नहीं कि आप ये रेंज याद रखो, आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो बिल्कुल, -2⁻15 से 2⁻15 -1, ये इस फार्मूले से आ गई रेंज यहाँ पर। तो ये 16 बिट के इंटीजर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अभी 16 बिट का इंटीजर किसी भी लैंग्वेज में मिलेगा ना आपको, जाके कहीं भी जाओ आप तो रेंज यही होगी। तो इससे आपको ये क्लैरिटी डेवलप होना ज़रूरी है कि ये टर्म मशीन डिपेंडेंट है। हार्डवेयर में अगर आप 2 बाइट रिजर्व करोगे कहीं भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में तो उसका इंटीजर इसी रेंज को होल्ड करेगा, ये फिक्स है। 1 बाइट करोगे इसी रेंज को होल्ड करेगा। तो इसको याद नहीं करना कि अपन घोटने की कोशिश करें, ये तो कॉन्सेप्ट है, एक बार बना लिया आपने, हर लैंग्वेज में जाके आप यूज़ करो। भले कोई लैंग्वेज डिक्लेरेशन अलाउ नहीं भी करती है तो इंटरनली वो मैकेनिज्म एडॉप्ट करेगी, कैसे मेमोरी एरिया अलोकेट हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो ये वो तरीका है, बाइट की रेंज आ गई यहाँ पर, फिर शॉर्ट की रेंज आ गई। ये जो 2 डेटा टाइप हैं ये एक्चुअल में ये बात दिमाग में रखना आप कि जावा में इंटीजर जो होता है वो साइंड होते हैं सिर्फ। साइंड मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। लेकिन बाद में जावा 1.8 के 8 ऑनवर्ड्स जहाँ थोड़ा सा लेमड़ा और इनका जब यूज़ आ गया जावा में, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि अब अनसाइंड इंटीजर भी पॉसिबल है। मतलब अभी तक जैसे 1.8 के बिफोर 2014 से पहले जब तक 1.8 लॉन्च नहीं हुआ था तब तक सारी जावा में देखते थे हम कि साइन इंटीजर होते हैं। साइन मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। अनसाइंड वाला थॉट कहाँ होता है, जहाँ पॉइंटर होते हैं यूजुअली। तो जावा में चूंकि पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन तो अलाउड नहीं है, पर 1.8 ऑनवर्ड्स इंटीजर और लॉन्ग के साथ में अनसाइंड वाला कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। ये बात स्पेसिफिकली दिमाग में रखना है आपको
बाइट और शॉर्ट इनके साथ में साइंड ऑप्शन है, आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव। इंट और लॉन्ग के साथ में आपको मिलेगा 1.8 ऑनवर्ड्स। ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप अनसाइंड और साइंड दोनों तरह के इंटीजर को डिफाइन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करना जरूरी है अपने को। अब जब इंट की बात होगी तो बाकी लैंग्वेज में जब इंट को लिखते थे आप तो वो इंट एक्स लिखते थे, 2 बाइट लेता था वो। अब ये कितनी बाइट की मेमोरी ले रहा है? 4 बाइट्स। 4 बाइट मतलब इसको डिक्लेयर करना हो तो इंट जेड। जैसे मैं इंट जेड डिक्लेयर करूंगा, ये मेरा कितनी बिट का नंबर हो गया? 32 बिट्स। और आप मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी यूज़ करोगे ना, 32 बिट ऑनवर्ड्स मिनिमम इंटीजर सब जगह 32 बिट का है। इवन C++ को भी आप GCC कंपाइलर के साथ चलाते हो, विंडो बेस्ड एडिटर में चलाते हो, तो सब जगह 4 बाइट का इंटीजर है। अब सिर्फ डॉस बेस्ड एडिटर जहाँ मिलेंगे, पुराने टूल सॉफ्टवेयर जहाँ पर होंगे, वहाँ 2 बाइट के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। बाकी आप मॉडिफाई कर लो, कोडिंग वेबसाइट्स पे जाओगे आप, चाहे जावा से अपीयर हो, C++ से हो, पाइथन से हो, इंट मतलब हमारे दिमाग में अब क्लैरिटी होगी कि ये अब मिनिमम 32 बिट का। पाइथन में तो डिक्लेरेशन की नीड नहीं होती है, और पाइथन में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट है। जावा में प्रिमिटिव को हम अलग डील करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप को अलग डील करते हैं यहाँ पर। तो ये 4 बाइट का मॉडल है, 32 बिट का सिस्टम है। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा? तो ये रेंज रहता -2⁻31 से 2⁻31 ये रेंज हो जाएगी किसकी? इंट की, जावा के इंटीजर की, जो कि होती है -2147483648 से 2147483647। ये रेंज होती है किसकी? ये 32 बिट के इंटीजर की। सारी लैंग्वेज में हर मशीन पे आपको ये रेंज मिलेगी। तो ये रेंज आती कैसे है? इसका मैं फंडामेंटल आपको 8 बाइट का 1 बाइट का जो ऑप्शन है, 8 बिट से मैं भी थोड़ा निकाल के बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप 16 बिट की भी निकाल पाओगे, क्लियर, 32 बिट की भी निकाल पाओगे, 64 बिट की भी निकाल पाओगे। हम कहीं भी काम कर पाएंगे। फुर्सत चाहिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हमारे पास। तो ये मॉडल है हमारा रेंज वाइज। अभी हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। अब आता लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग मतलब 8 बाइट्स रिप्रेजेंटेशन, जिसको डिक्लेयर करते हैं हम लॉन्ग के। और ये होगा हमारा पूरा 64 बिट का सिस्टम है ये। और 64 बिट में रेंज होगी -2⁻63 से 2⁻63 -1 नीचे है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास ऊपर है, इसी फार्मूले पर बेस्ड हम दुनिया के सारे इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं। चलो ये तो 8, 16, 32, 64 बिट है। कल से कोई जनरल बात कर ले आपसे कि 5 बिट का इंटीजर है, रेंज निकालो, तो लगा देंगे फार्मूला -2⁴ 2⁴ -1 -16 +15, ऐसे पूरे 32 नंबर आ जाएंगे 5 बिट के अंदर। तो ये क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेंज आती कैसे, ये निकालेंगे। अभी हम बात करेंगे कैसे साइंड अनसाइंड के कॉन्सेप्ट पे काम करा जाता है। अच्छा, ये अनसाइंड, ये साइंड की रेंज है, आधी पॉजिटिव आधे निगेटिव। अनसाइंड की रेंज होती है 0 से 2⁻n-1। ये रेंज होती है अनसाइंड इंटीजर की। यहाँ पे कोई बिट साइन के लिए रिजर्व नहीं होगी, सारी बिट क्या होंगी? डेटा बिट। तो ये जैसे 8 और 16 ये तो यहाँ जावा में पॉसिबल नहीं है, पर ये 32 64 के अंदर ये दोनों ऑप्शन है। तो ये आएगा 0 से 2⁻32 -1 और 0 से 2⁻64 -1। ये रेंज होगी जावा में अनसाइंड इंटीजर की। अनसाइंड मतलब जहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो। क्लियर? समझ में आ रहा है केस? तो ये हमारे जावा के इंटीजर की रेंज है। हाँ, जावा में इंटीजर को लेके एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप कि मिनिमम जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात अगर करें अपन, तो बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की होती 0L। सो दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज इंटीजर्स। 0 0 0 और L होगा 0, लॉन्ग मतलब 0L।
ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अगर आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे तो जावा इतने से उसको इनिशियलाइज करेगी। तो लॉन्ग के लिए ज़रूर ध्यान रखना है कि 0L है। जावा मिनिमम जो मैथमेटिक्स करती है वो 32 बिट में परफॉर्म करती है। अगर जावा 2 इंटीजर वैल्यू को प्लस करेगी तो मिनिमम वो 32 बिट का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगी, और उस 32 बिट के मेमोरी एरिया में हम लोग अपना पूरा काम कर पाएंगे। तो इसके नीचे में कहीं अगर ऑपरेट कर रहे हो बाइट में, शॉर्ट में, तो आपको टाइप कास्टिंग के इश्यूज आएंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी इतना दिमाग में रखें कि मिनिमम जो मैथमेटिक्स जावा में होगा इंटीजर में, दैट इज़ इन 32 बिट ऑपरेशन। क्लियर? हाँ, लॉन्ग में होगा तो कोई इशू नहीं है 64 में, लेकिन इंटीजर के नीचे आप जाओगे शॉर्ट में, बाइट में, तो भी ये प्रमोट होकर किस में आ जाएंगे, मिनिमम इंट में। तो इंटीजर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ठीक है सर, फार्मूला तो देख लिया हमने, रेंज लिख भी ली कि जावा इंटीजर को इस तरीके से डील करेगी प्रोग्रामिंग में, लेकिन एक बड़ा डाउट बना रहता है कि रेंज आती कैसे ही, ये जमे कैसे हैं, कैसे बोल देंगे कि ये -128 से +127 के बीच का कोई नंबर स्टोर करेगा। तो मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा आपको देखने की इच्छा हुई तो 16 बिट का मैंने सी में लेक्चर लिया हुआ है सी की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं एक 8 बिट का सिस्टम समझ लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कैसे हम किसी इंटीजर की दुनिया में रेंज निकाल सकते हैं। ये बहुत जेनरिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत पे करेगी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कि डेटा को समझने का कॉन्सेप्ट है। तो ये सबसे आसान तरीका समझना 1 बाइट मेमोरी। तो देखो बाइट को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बाइट एक्स डिक्लेयर कर रहा था तो क्या हो गया था, ये 8 बिट 1 बाइट हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2⁸ 256, जिसमें मैंने बोला कि 128 माइनस के 128 प्लस के। यही पैटर्न आप 16 बिट में, 32 बिट में, 64 बिट में अप्लाई कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ में। समझना आप इसको जरा। अब 8 बिट का कॉन्सेप्ट है तो हुआ क्या, मेमोरी में कैसा जमेगा ये मेमोरी में जमा है 000, पूरे भी 8 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला नंबर क्या आएगा, इंटीजर को अगर जमा के देखो 001 010, ये जो इंटीजर है ऐसा पूरा रोल्ड है, जैसे बिट पैटर्न है ना पूरा। एक इंटीजर वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे बाइट टाइप का, तो वो 2⁸ कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा मेमोरी में से, उसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को वो स्टोर करेगा। मतलब मेरे पास चॉइस कितनी है, 2⁸ पॉसिबिलिटीज़ हैं, 256, उसमें से एक कोई कॉम्बिनेशन आप उठा पाओगे। अब ये मेमोरी में है कैसे, वर्कआउट कैसे करेगा, ये समझना है। तो ऐसा करते करते आपको याद होगा ना, आपने ये देखा हुआ, देखो 00 01 10 11, जब 2 बिट होगी तो 2⁸2 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। इसको तो एग्री करते हो आप इस बात को। जब 2 बिट होगी तो 00 01 10 11, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो मिसिंग हो यहाँ पर अभी 2 बिट के अंदर, तो ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे यहाँ पर। वैसे ही जब मैं 3 बिट का नंबर बोलूंगा, कॉम्बिनेशन विल बी 2⁵, 8 कॉम्बिनेशंस, जो कि होंगे क्या, 000 00 00 10 10 011 100 101 11 0 और 1 ट्रिपल, मतलब 111। इसके अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा हो जो हम नहीं समझ पाए हो क्या होता है, तो ये बता रहा है 2⁵ मतलब मैक्सिमम 8 ही बनेंगे, और 8 के अलावा कोई नवा कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर। इसका मतलब है जब 1 बाइट का नंबर होगा तो 256 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे, और जब 16 बिट का नंबर होगा तो 65,536 65,536 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे नंबर्स के। जब 32 बिट का नंबर होगा तो 2⁵32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन दोनों को जोड़ लगा दो
+1। जब 64 बिट का नंबर है 2^64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये तय है बात। ये सारे कॉम्बिनेशन फंडामेंटल है, बिट वाइज पैटर्न है पूरा। हम इसको समझें स्टोरेज के लिए। तो ये देखो 0 1 0 आया, फिर एक समय ऐसा होगा 0 ऑल 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 1 1 1 0, फिर हो जाएगा 0 1 1 और ऑल वंस। देखो इस बात को समझो आप थोड़ा, सारे 1 हो गए, ये वाली स्थिति आ गई 0 ऑल 1। अगला नंबर क्या है 1 और ऑल 0, तो इसका भी अगला नंबर कौन है 1। ये आप जमाओगे ना फुर्सत में, पूरा जमाना 128 ही है, तो टोटल 256 कॉम्बिनेशन है। अब ये वापस क्या हो गए, सारे 0 थे ना, जैसे देखो ये कि ये रिपीट होगा, ये जो 4 कॉम्बिनेशन आए ना 2 बिट के, इतने इतने को देखो आप, फिर रिपीट हो गया पूरा ऐसे कैसे ही। 3 आएगा तो ये 3 ऐसे कैसे रिपीट होते जाएगा, बिट वाइज पैटर्न है, पूरा सेम मिलेगा आपको आगे तक। तो ये इतने जो कॉम्बिनेशन थे, या एक बिट छोड़ के ये 1, यहाँ पूरे 1 ले लूँ और ये पूरा कॉम्बिनेशन उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 ऑल जीरोज, फिर ये आ जाएगा 1 0 0 1, फिर 1 0 0 0 1 0, ऐसा करते करते 1 1 1 1 1 0, और एक समय आएगा जब ये सारे 1। दोस्तों ये मैंने वो पैटर्न लिख दिया पूरा जो हमको दिखा रहा है, ये डॉट डॉट है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आप, यहाँ भी वो डॉट डॉट है। क्लियरिटी के लिए पूरे 256 नहीं लिखे मैंने, चूंकि अब ये 8 बिट का पैटर्न है, थोड़ा आप समझ भी पाओगे। समझाने के लिए मैं 3 बिट ले लूँगा पड़ोस में, कोई बात एक्सप्लेन करना होगी तो। ये रिजर्व में अपने पास समझाने के लिए, कोई बात नहीं समझ में आएगी 2 बिट भी हमारे पास है। क्लियरिटी आएगी 3 बिट में और ये 8 बिट के अंदर नंबर को निकालने में। अब क्या होता है जब साइन बिट की बात होती है तो इंटीजर क्या होते हैं, ये जो फर्स्ट बिट है यहाँ पर, ये फर्स्ट बिट होती है हमारी MSB, इसको बोलते हैं साइन बिट, जिसको हमने क्या नाम दिया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। और ये जो रिमेनिंग 15 बिट यहाँ पर है, इनको बोलते हैं डेटा बिट्स, सॉरी 7 बिट्स को। टोटल 8 बिट का नंबर है, 1 बिट हमने रिजर्व कर दी किसके लिए, साइन के लिए। तो ये जो पहली बिट है ना यहाँ पर दिख रही पूरी, दिस विल डिफाइन द साइन ऑफ द नंबर, ये साइन डिफाइन करेगा। और रिमेनिंग जो 7 बिट है, अब ये 7 बिट क्या बना दी हमने, डेटा बिट। जब ये डेटा बिट बना दी तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी रेंज कैसे आ रही है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, देखो तो ये नंबर हमारा हो गया 0 1 2, ऐसा करते करते ये जो नंबर आएगा हमारे पास 126, ये नंबर आएगा 127। करो आप पॉज करके इसको करो कन्वर्ट, आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करो, कन्वर्ट करो इसको। ये 0 और 6 बार 1 और 0, तो ये नंबर आ गया 126, और 0 और 7 बार 1 दैट इज 127। ये सारे पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, इन सबकी MSB कितनी है, 0। जिन सबकी MSB 0 होगी वो सब नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। जिन सबकी MSB 1 होगी वो सब नंबर कैसे होंगे, निगेटिव नंबर होंगे। ये दोस्तों कंप्यूटर का फंडामेंटल है, कोई भी लैंग्वेज होगी यही करेगी अंदर। तो एक बार पढ़ लें, समझ लें डेप्थ में, लाइफ लॉन्ग क्लैरिटी रहेगी हमको कंप्यूटर फील्ड में। तो ये बिट पैटर्न है मेरे पास, ये मैंने पॉजिटिव वाले सारे नंबर की रेंज लिख ली, क्योंकि इन सबकी MSB 0 है। इनको सीधे सीधे बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करा 8 बिट के नंबर को, तो ये 0 से 127, टोटल 128 नंबर आ गए, 0 भी इंक्लूडेड है। अपर रेंज इज 127। क्लियर है केस। अब मैं आ गया यहाँ पर सेकेंड वाले को, देखो ये सारे 1 बता रहे हैं कि नंबर निगेटिव है।
अब अगर निगेटिव के फंडामेंटल को देखेंगे ना हम, तो ये सारे तो जीरो है, 7 जीरो। अब 7 जीरो तो टेक्निकली ऐसा लगता है जीरो हो गए, और हो सकता है इस नंबर को हम क्या मान लें, -0। अरे जीरो तो है और MSB कितनी 1, ये -1 -2 -127। तो ऐसा होगा क्या माइनस में, -0 सुना क्या हमने कहीं मैथमेटिक्स में। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम दुनिया के फर्स्ट कंप्यूटर में आई थी कि हम कैसे इंटीजर को स्टोर करें। अब इंटीजर को स्टोर करने में तकलीफ क्या गई, साइन। तो साइन के कारण वो निगेटिव के अंदर सेम रिपीट हो रहे थे नंबर, ये -0 वाला मॉडल आ गया, सारा मैथमेटिक्स से गड़बड़ा जाएगा। तो तरीके ढूंढे कि हम क्या करें, साइन को अलग से कहीं स्टोर करें। एक्स्ट्रा बिट बाइट की प्लानिंग हुई, तो वो तो कॉस्टली है। फिर हर नंबर के साथ अगर आपने साइन को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा बाइट अगर स्टोर की, तो फिर चिंता शुरू हुई, कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढे क्या करा जाए। तो फिर सबसे पहला सोल्यूशन निकला वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट से इसका सोल्यूशन है क्या, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस, सारे वन से घटाओ अपने किसी भी नंबर को, तो यू विल गेट वंस कॉम्प्लीमेंट। तो जो रिजल्ट आता है वो दिखता है 0 का 1, 1 का 0। दोस्तों डेफिनेशन कभी नहीं बोलना ऐसी, आप कोई पूछे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस, देन रिजल्ट ऑफ दिस विल बी द 0 in place of 1 and 1 in place of 0, दैट इज रिजल्ट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। जो हम डायरेक्ट बोलते हैं रूटीन बातचीत में अपनी कि ये है क्या ओरिजिनल में। तो ये जो प्रॉब्लम थी वंस कॉम्प्लीमेंट वाली, इसको चेंज किया। चेंज करने से क्या हुआ, अरे ये जो दो नंबर को अगर मैं चेंज करूँगा कॉम्प्लीमेंट लेके, तो ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 0 0, तो ये तो वही आ जाएंगे ऊपर, -0 -1 वापस से नीचे हो गए, जो ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 16 बार जो 1 है ये 16 0 हो जाएगा, तो फिर ये -0 यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा बस, और माइनस ये हो जाएगा 0, ये सारे 1, तो ये देखो ऊपर वाला हो जाएगा -127। तो इससे सोल्यूशन निकला कि -0 को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। नेगेटिव नंबर को स्टोर करने का सोल्यूशन कंप्यूटर में टूस कॉम्प्लीमेंट। दुनिया के सारे कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाके नेगेटिव वाले नंबर यहाँ पर स्टोर होते हैं। फ़ायदा क्या है, हमें किसी एक्स्ट्रा मेमोरी की स्पेस की नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बिना एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट किए हम इन सारे नंबर की नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन मेंटेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पावर है टूस कॉम्प्लीमेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो जहाँ जहाँ MSB 1 आती है हर जगह इन नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होगा। तो इनके टूस कॉम्प्लीमेंट को निकालेगी कैसे, टूस कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट से अगर देखोगे आप, तो ये जो वैल्यू आ रही दिस इज -128 -127 -126, ऐसा करते करते -2 -1। ये मेमोरी में ऐसी पूरी चक्री बनी हुई गोल, आप इसको थोड़ा समझना। ये जो कंसेप्ट है इसके लिए क्या बनी हुई, चक्री। चक्री कैसे बनी हुई है, ये ऐसी पूरी एक चक्री है, बचपन में देखते हो चक्री अपन को गोल, ये सब पूरा रोल्ड है। पेपर होता है कि नहीं, कागज हाथ में ले लो आप, पेपर का ऊपर का सिरा नीचे का सिरा रोल करो, घुमा लो, तो दोनों सिरे पास पास आ गए कि नहीं। ऐसे ये पूरे नंबर जमे हुए रोल्ड फॉर्म में, ये पूरा ऐसा रोल्ड है ऐसा। अब आप दुनिया का कोई भी नंबर दोगे वो इसी चक्री में घूमेगा, और जहाँ उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी वहाँ जाके रुक जाएगा। और जिसको आप गार्बेज वैल्यू बोल के इग्नोर कर देते हो ना, वो गार्बेज भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, 0 1 2, ऐसा करते करते 126 127 -128 -127 -2 -1, ये ऐसी चक्री बनी हुई है। कोई भी नंबर दोगे ना आप, ये घूमेगा इसके अंदर ही, ये 256 के अंदर ही घूमता रहेगा टोटल में। जब आप 16 बिट का नंबर दोगे
तो वो 65,536 कॉम्बिनेशन बनाएगा चक्री में और उसके अंदर घूमता रहेगा। अब मैं बड़ा नंबर कुछ भी दे दूँ, वो देगा वो 32768 की रेंज में ही देगा। वैसे ही जब मैं इंट ले लूँगा तो वो उसकी रेंज आ जाएगी 214647 वाली जो मैंने डिस्कस की थी आपसे। ये उसी के अंदर ये सारी वैल्यू रोटेट होगी। मैं कितना ही बड़ा नंबर दे दूँ, छोटा तो खैर आ ही जाएगा जहाँ भी रहेगा, बड़ा भी दे दूंगा तो इसी में घूम लेगा वो। क्लियर? और अभी इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ और ए की वैल्यू देता हूँ 127 और बी की वैल्यू दूंगा 1 और प्लस कर दें अपन सी असाइंस ए प्लस बी, तो आप देखोगे जो सी का रिजल्ट आएगा वो 127 प्लस 1 माइनस 128 आएगा अगर बाइट फॉर्म में लेके जाऊंगा मैं। तो इंटीरियर में तो रेंज ज़्यादा है उसकी, इंटीरियर की रेंज में प्लस 120 से 8 आ जाएगा वो, क्योंकि वहाँ इंट मतलब 32 बिट का है वो। शॉर्ट बोलेंगे तो 65,000 तक की रेंज है, 32,32768 वाली। तो ये थोड़ी समझने वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। आप मैथमेटिक्स करते हो, कंटेनर छोटा है, तो जैसे ही 127 प्लस 1 बोलूँगा तो प्लस 1 करते ही देखो कौन रखा हुआ है यहाँ पर, माइनस 128। वही आंसर में आता है हमेशा आपके। टाइप कास्टिंग करके देखना आप, बाइट में रिजल्ट रख के आपको दिखेगा कि वो किस में आ रहा है, माइनस 128। तो ये वो तरीका है कि जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, वैल्यू निकाल के देखो आप टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे आ रही है। ये माइनस 128 की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आ गया 0, बाकी सारे 1 और प्लस 1 ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 प्लस 1 0 कैरी 1, फिर 0 कैरी 1, 0 चलता रहेगा, फिर 0 कैरी 1 0 और 1, वापस वही आ गया 1 और 7 बार 0। अब इसका क्या किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई करो बाइनरी से डेसिमल और निगेटिव साइन लगा दो, तो बाकी सब तो मल्टीप्लाई बाय 0 है। 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा 128 विथ माइनस साइन। अच्छा इसको देखो 8 बार 1 को, दुनिया के सारे कंप्यूटर में ऑल वंस मतलब -1, ऑल वंस -1 मतलब कैसा, ये देखो ये सारे 1 वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे आप तो क्या होगा, सारे 0 प्लस 1 1 और बाकी सब 0। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, माइनस साइन लगा दो। अरे जिसकी एमएसडी 1 है वो नंबर निगेटिव है, उसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कर दो। तो ये जो वैल्यू थी दिस इज व्हाट -2, ये जो वैल्यू थी -1, ये फिक्स है, आप किसी को भी कन्वर्ट करके निकाल लो। अच्छा समझना हो तो ये पड़ोस में रेंज है, जिसको कन्फ्यूज़न हो आप देख लो, वो 2 3 -4 -3 -2 -1। अरे 8 बिट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, 16 बिट में 3 बिट में देख लो। ये एमएसबी ये पॉजिटिव, ये चारों निगेटिव। क्लियर है पॉइंट? अब ये सब टूस कॉम्प्लीमेंट में जमे हुए, तो 111 मतलब क्या हो गया, 000 प्लस 1, तो 001 क्या आ गया -1। 110 को निकालो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 001 प्लस 1, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 प्लस 1 0 1, ये आ गया 010 मतलब 2 और 2 मतलब एक्चुअल -2, तो ये वैल्यू आ गई -2। 101 देखो ये आ गया 010 प्लस 1 कितना हो गया 011, 3 विथ माइनस साइन, ये आ गया -3। ये आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। इसकी रेंज हो गई -4 टू +3, -4 से +3, ये किसकी रेंज है, 3 बिट के इंटीजर की। 8 बिट के इंटीजर की हो गई -128 से +127। तो रेंज निकलती कैसे समझ में आ रहा है, ये बिट पैटर्न है। फर्स्ट बिट रिजर्व हो गई डेटा साइन के लिए और बची हुई 7 बिट n-1 बिट रिजर्व हो गई डेटा के लिए। इसी को 16 बिट में इमेजिन कर लो,
इसी को 32 बिट में इमेजिन कर लो, आप हर लैंग्वेज का फंडामेंटल समझ जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल लैंग्वेज का नहीं है, फंडामेंटल कंप्यूटर का है। ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इसको लेके। साइन बिट और अनसाइंड इंटीजर मतलब क्या, ये जो लास्ट बिट है इसको भी डेटा बिट बना दो, तो लास्ट बिट डेटा बिट बना दी तो ये सब क्या हो गई, अब कंप्लीट पॉजिटिव नंबर हो गए। तो 8 बार 0 से 8 बार 1, तो ये 0 से 255 तक जाएगी पूरी सीरीज। लेकिन जावा में शॉर्ट और बाइट इसमें अनसाइंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इंट और लॉन्ग की बात करोगे, 30 to 64 बिट की बात करोगे, तो रेंज डबल हो जाएगी, एक बिट हटती रेंज डबल हो जाती है। अरे एक एक बिट बढ़ाओ आप, रेंज आपकी डबल होती जाएगी। तो ये अनसाइंड का फंडामेंटल है। जो लैंग्वेज अनसाइंड की बात करती है, C++, C#, तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अनसाइंड मतलब सारी बिट डेटा बिट, तो सारे 0 से सारे 1 तक कैलकुलेट कर लो। या टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब एक बिट आपकी साइन बिट होगी एंड रिमेनिंग n-1 बिट्स आर डेटा बिट्स, तब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो सारी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉन्सेप्ट बनाना है अगर हमको स्ट्रांग, मजबूती से चीज़ों को समझना है, तो दोस्तों ये तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। में हमने इंटीजर डेटा टाइप को डिस्कस किया था, कैसे इंटीजर में रेंज कैलकुलेट करते हैं, जावा कितने तरह के इंटीजर्स को सपोर्ट करती है, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, और मिनिमम जब मैथमेटिक्स जावा करती है तो इंटीजर इंट डेटा टाइप के साथ में परफॉर्म करती है। ये सारे पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होंगे। अब उसी के आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में रिमेनिंग प्राइमरी प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। अब रिमेनिंग डेटा टाइप में नेक्स्ट आता है रियल बेस्ड डेटा टाइप। रियल बेस्ड डेटा टाइप से मतलब क्या हो गया, पॉइंट वाली वैल्यूज़। अरे रियल नंबर नॉर्मल केस में दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पॉइंट रियल नंबर। पहला जो रियल नंबर होता है कौन सा था, फिक्स्ड पॉइंट। सेकेंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर। रियल नंबर नॉर्मली दो तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं कहीं भी, इन जनरल अगर बात करेंगे हम। फिक्स्ड पॉइंट मतलब जहाँ पर पॉइंट फिक्स होता है, आपने बोल दिया 15.73, 13.99, सो दीज आर द फिक्स पॉइंट रियल नंबर्स। पॉइंट वेरी नहीं करेगा, फिक्स पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, ये नंबर ऐसे होंगे जैसे 2.1700E00, ये मेंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो ये ई के पहले वाले पार्ट को हम लोग मानते हैं मेंटिसा, और ई के बाद वाले पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं, एक्सपोनेंट। ये एक रूटीन डिफरेंस है, आता भी होगा, पता भी होगा आपको। जब हम कहीं भी रियल नंबर की बात करते हैं दुनिया में कहीं भी, तो दिमाग में आता है कि दो तरीके से रियल नंबर को डील करा जाता है। फर्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट, जो बचपन से हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, घरों में जब हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, तो ये फिक्स पॉइंट वाले मॉडल पे हमने काम किया है। और ये जो दूसरा तरीका दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू को मेंटेन करके हम पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब मेंटिसा में चेंज करोगे, एक्सपोनेंट को अपडेट कर लो आप अकॉर्डिंगली, और एक ही वैल्यू को मैं कई पॉसिबल तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये पावर होता है किसका, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का। और कंप्यूटर दोस्तों इसी मॉडल पे काम करता है, इस मॉडल पे फ्लोटिंग पॉइंट। इसलिए नॉर्मली बहुत सारी लैंग्वेजेस में फ्लोट नाम का डेटा टाइप मिलेगा आपको। फ्लोट, कोई लैंग्वेज सिंगल भी रखती है, सिंगल डबल, फ्लोट डबल, तो ये थॉट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, नाम अलग अलग रख दिया। तो फ्लोटिंग पॉइंट से मतलब समझ में आ रहा है, जो मेंटिसा एक्सपोनेंट के फॉर्म में बेस्ड होगा। इसका फ़ायदा ये होता है इस पैटर्न का, बहुत बड़ी और बहुत छोटी क्वांटिटी को भी हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी रेंज के साथ स्टोर कर सकते हैं। ये इसका मोटिव है। और कभी भी फिक्स वैल्यू की बात नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेशन की बात होती है हमेशा। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन है, कई तरह के स्टैंडर्ड है। उन स्टैंडर्ड के बेसिस पर ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि एग्जैक्ट इसको मतलब रेंज निकालने का साइंटिफिक कैलकुलेशन क्या है। तो फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं यहाँ पर।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अल्टीमेटली किसको पढ़ना है, फ्लोटिंग पॉइंट को। अब फ्लोटिंग पॉइंट को देखते क्या है, इसमें दो डेटा टाइप मिलते हैं, एक तो फ्लोट मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं अपन, फ्लोट एक्स, और दूसरा मिलता है डबल। तो फ्लोट एक्स अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो ये 4 बाइट्स का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगा, 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट करता है ये, और इसकी रेंज होती है -3.4 E38 से +3.4 E38, ये इसकी रेंज होती है। ये E38 मतलब 10⁻38, मतलब ये 4 बाइट के इंटीजर से बहुत बड़ी रेंज है, कई गुना बड़ी रेंज है, क्योंकि 32 के बाद तो ये 38 तक है पावर में, तो माइनस से लेके प्लस तक है ये। अच्छा, एक्सपोनेंट भी माइनस प्लस है इस बीच में ही रास्ते में, तो माइनस की भी और मतलब बढ़ते जाओगे आप, थोड़ी बड़ी वैल्यू आती जाएगी पॉइंट वाली, और इधर भी मतलब ओरिजिन के पास में ही वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये एक्सट्रीम वाली रेंज है जो ली अभी हमने, और ये जीरो के बहुत पास में भी दो वैल्यू होगी नेगेटिव पॉजिटिव की, जब E-38 होगा दोनों में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है रेंज निकालने का। यहाँ पर ये 4 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व करेगा, और ये इसकी अप्रॉक्सीमेटेड रेंज है 4 बाइट की मेमोरी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और इसको बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर। सिंगल प्रिसीजन से मतलब समझ में आ रहा है क्या है, सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर मतलब ये पॉइंट के बाद यूजुअली 6 डिजिट का डेटा रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बताया ना, कोई लैंग्वेज फ्लोट यूज़ करती है, कोई लैंग्वेज सिंगल कीवर्ड भी यूज़ करती है। विजुअल बेसिक वगैरह सुनोगे ना आप, तो वहाँ सिंगल कीवर्ड मिलेगा। तो सिंगल का मतलब समझ में आ रहा है, सिंगल प्रिसीजन। फ्लोट का डिफ़ॉल्ट रोल यही है, फ्लोटिंग पॉइंट का बेसिक मॉडल है ये रिप्रेजेंटेशन में। ये इसकी रेंज है। अब डबल में नाम से भी समझ में आ गया होगा आपको, जब ये सिंगल प्रिसीजन है तो डबल का मतलब ही क्या हो गया कि दे आर डबल प्रिसीजन रियल नंबर। डबल प्रिसीजन रियल नंबर से मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद 12 डिजिट तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा आपको। मतलब ये डबल बना ही बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ पर आप बहुत क्लोज वैल्यू रूट अगर फाइंड आउट कर रहे हो और बहुत क्लोज टू क्लोज वैल्यू जाना है आपको, तो बहुत हायर लेवल तक एक्यूरेसी की डिमांड होती है। हालांकि फ्लोट की रेंज ही बहुत पर्याप्त है, लेकिन फिर भी जावा ने डबल डेटा टाइप, या हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं डबल डेटा टाइप मिलता है आपको। तो फ्लोट मतलब सिंगल प्रिसीजन रियल नंबर, डबल मीन्स व्हाट, डबल प्रिसीजन रियल नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम कि इसके लिए मेमोरी एरिया डिक्लेरेशन देख लेते हैं पहले इसका। हमने डिक्लेयर कर दिया डबल वाई, इसका मेमोरी एरिया कितना है 8 बाइट्स, और इसकी रेंज होती है -1.7 E308 से +1.7 E308। बहुत बड़ी रेंज है, इमेजिन नहीं कर सकते उतनी बड़ी क्वांटिटी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। 8 बाइट का नंबर है, क्लियर। और इसके पीछे पूरा एक स्टैंडर्ड है, वैल्यू निकालने का फार्मूला है पूरा, जो कि एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि कई सारे फ्लोटिंग के लिए स्टैंडर्ड हैं। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर मतलब किस स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है लैंग्वेज में, या मशीन कौन सा अडॉप्ट कर रही है, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। इसके साथ में ये एक अप्रॉक्सीमेटेड इसकी रेंज होती है रूटीन प्रैक्टिस के हिसाब से। ये सिंगल प्रिसीजन है, ये डबल प्रिसीजन है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 F, और इसकी होती है 0.0 या 0.0 D। अरे फ्लोट मतलब 0.0 F, और कहीं डायरेक्ट 0.0 लिख दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है, वो फ्लोट नहीं है। तो जावा रियल नंबर से बाय डिफ़ॉल्ट किस में काम करती है, डबल में। मतलब अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, प्लस माइनस करोगे, तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल में। तो जैसे इंटीरियर में था ना कि शॉर्ट बाइट दिया हो तो मिनिमम वर्किंग होता 32 बिट में इंट में, और फ्लोटिंग के केस में, रियल नंबर्स के केस में जावा का मिनिमम जो वर्किंग होगा वो डबल डेटा टाइप में होगा। मतलब मैं 2 रियल नंबर को प्लस करने जाऊंगा तो वैल्यू डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप, या तो टाइप कास्ट करके फ्लोट मिलाओ आप,
और या फिर उसको डबल में स्टोर करो। तो जावा की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फेमस डबल कीवर्ड है। आप भी कहीं कंटेंट देखते हो, मटेरियल देखते हो, पढ़ोगे, क्योंकि बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा अगर आप फ्लोट लोगे तो ये इंट और डबल ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होगी काम करने के लिए दोनों डेटा टाइप के साथ में। समझ में आ गया? सिंगल डबल प्रिसिजन का रोल समझ में आ गया आपको? सिंगल प्रिसिजन मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा ये। डबल अगर बोला है तो पॉइंट के बाद 12 डिजिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। ये इसका रोल है फ्लोट और डबल का। समझ में आ रहा है केस? ये दो स्पेसिफिक डेटा टाइप है, इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ, प्रैक्टिस में हम किसको यूज़ करेंगे? डबल को। डिफ़ॉल्ट वैल्यू याद रखना 0.0f, ये फ्लोट के लिए। मतलब अगर मैं कहीं फ्लोट डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैंने वैल्यू दी 12.7 तो ये देना पड़ेगा f। डबल में डी नहीं भी लगाओगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है वो। ये समझने वाला पॉइंट है। तो ये हमारा रियल बेस्ड मतलब डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर और बुलियन डेटा टाइप की। पहले बुलियन के बारे में यह बात कर रहा हूँ शॉर्ट में, छोटा डेटा टाइप है। बुलियन के लिए अगर यूज़ करना है मतलब क्या हो गया? मैंने डिक्लेयर कर दिया बुलियन एक्स। अच्छा, बुलियन डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आपको सिर्फ दो ही स्टेटस मेंटेन करना हो, ट्रू या फॉल्स। तो जावा में स्मॉल में टी है, स्मॉल एफ है। जावा में ट्रू और फॉल्स नाम के कांस्टेंट हैं दो ही। ये दोनों कीवर्ड हैं। ये दोनों कीवर्ड डिफाइन करते हैं कि बुलियन को दो पॉसिबल वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, या तो ट्रू असाइन कर सकते हो या फॉल्स असाइन कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको स्टेटस अपडेट करना हो, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहते हो, वहाँ हमको डेटा टाइप कौन सा रखना जरूरी है? बुलियन। जैसे होता है ना, कई बार हमको चेक लगाना है कि कोई इनपुट नंबर दिया, चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं है। कोई लिस्ट में आपको एलिमेंट सर्च करना है, मिला नहीं मिला, तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हम कैसे बना पाएंगे? बुलियन टाइप के। कोई डेटा स्ट्रक्चर हमको अपडेट करना है, चेक करना है कि एम्प्टी है, फुल है, तो यू कैन डिफाइन रिजल्ट टाइप बुलियन। तो बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई मेमोरी एरिया रिजर्व नहीं होगा, कोई बाइट इसके लिए अलोकेट नहीं होगी। बाइट अलोकेट क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज मैनेज्ड विद 2 कांस्टेंट वैल्यूज। ये दोनों कांस्टेंट जावा में कैसे हैं? एक कांस्टेंट है ट्रू और दूसरा कांस्टेंट है फॉल्स। ये दोनों स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं जावा की लिस्ट में। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो एक्स असाइंस ट्रू दे दो आप सेमीकोलन, या फिर एक्स असाइंस क्या दे दो? फॉल्स। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, ये जरूर ध्यान रखना आप। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके। हर डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए हमको। सारे इंटीजर हमने चेक करे तो लॉन्ग की होती 0L, बाकी सब 0 है। फ्लोट में 0.0f, 0.0d, और बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट बुलियन टाइप का वेरिएबल क्या होगा? फॉल्स। एंड दिस विल नॉट अलोकेट एनी बाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलियन कितनी मेमोरी ले रहा है। तो अगर सोचो कि ये 1 बाइट ले लेगा, तो 1 बाइट मतलब 2⁸ कॉम्बिनेशन, 256 कॉम्बिनेशन। तो प्रोग्रामिंग में 1 बाइट की मेमोरी में कब रिजर्व करता हूँ? जब मैं 256 मेमोरी कॉम्बिनेशन बनाऊँ। यहाँ तो दो ही है कॉम्बिनेशन, तो इसको हमेशा किससे मैनेज करेंगे? कांस्टेंट के थ्रू। तो डेटा टाइप सिर्फ वेरिएबल नहीं है, मेमोरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। डेटा टाइप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई बोलता है डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स, मतलब मेमोरी एरिया के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दुनिया में हर जगह प्रोग्रामिंग जब देखोगे ना आप, तो ये बात समझ में आना जरूरी। इसमें बहुत गलती करते हैं सब लोग। हमें ये बात क्लियर होना जरूरी कि मैं कांस्टेंट कब लेता हूँ प्रोग्रामिंग में? जब मेरे पास 256 से कम कॉम्बिनेशन हो, 12 महीने हो, क्लियर, 7 डेज हो, क्लास डेज हो, या रेनी मंथ आपको निकालना हो। तो ये सब बातें क्या बताती? कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, कार है सपोज,
कार 10 अलग अलग कलर में लॉन्च हुई तो 10 कलर्स का पूल बना लो, अगेन कांस्टेंट का कलेक्शन होगा वो। तो ये सारे केसेस में हमें कांस्टेंट को कलेक्ट करके प्रोग्रामिंग के थॉट बनाना पड़ते हैं। उसमें से एक सिंपल डेटा टाइप कौन है? बुलियन। बाकी कामों के लिए हम जावा में पढ़ेंगे इनम, इनुमरेशंस। सी ओ सी प्लस प्लस जिन्होंने पढ़ी होगी उनको क्लियर होगा, नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई इशू नहीं है, हम बात करेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट में। तो बुलियन को लेके 2-3 बातें समझ में आ गई। हम वहाँ डिक्लेयर करते हैं बुलियन वेरिएबल जहाँ पर रिजल्ट आपको 2 पॉसिबल वैल्यूज़ में रिक्वायर्ड हो, ट्रू या फॉल्स। उसके डिक्लेयर करते हैं बुलियन एक्स। ट्रू और फॉल्स नाम के 2 कांस्टेंट है जावा में, एनी वन कैन बी असाइन टू दिस गिवन वेरिएबल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है? फॉल्स। मेमोरी कैपेसिटी जो है वो नॉट अप्लीकेबल ऑन बुलियन, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखते हैं लास्ट डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा सा बात कर ली इस बारे में। कैरेक्टर टाइप का जैसे ही मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ क्या हो जाएगा? कैर एक्स। जैसे ही मैंने कैरेक्टर एक्स डिक्लेयर किया तो एक हमारी प्रैक्टिस हम सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से कि कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी लेता है, कहाँ पर? सी में, सी प्लस प्लस में, वीबी में, पुराने जितने टूल टेक्नोलॉजी उनमें सब में देखते हैं अपन। और जैसे 32 बिट के बाद के जो आर्किटेक्चर है सारे, जब विंडो बेस्ड जितनी भी चीज़ें डिफाइन हुई मिनिमम स्ट्रक्चर के साथ में, तो अब कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है जावा में। जावा में कैरेक्टर कितनी बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 बाइट्स की। 2 बाइट्स की मेमोरी मतलब 2 टू द पावर 16 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा ये, मतलब ये 65,536 अलग अलग कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। मतलब जावा में जैसे मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व होगी। 2 बाइट मतलब 16 बिट। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय जावा विल बी 2 टू द पावर 16। एक कैरेक्टर 2 टू द पावर 16 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाएगा। उसमें से आप एक सिंगल कैरेक्टर उठा के किसको दे सकते हो यहाँ पर। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा था कि 1 बाइट का कोई मॉडल होता है उसको काम करते हैं। दोस्तों 1 बाइट उन सब लैंग्वेज में होता है जो लैंग्वेज डॉस बेस्ड है, या फिर ये बोले हम कि जिनका कैरेक्टर कोड आस्की कोड पर बेस्ड है। जो लैंग्वेज आस्की कोड पर बेस्ड होगी, आस्की कोड पर डिज़ाइन होगी, वहाँ सब जगह इसका मेमोरी एरिया कितना होगा? 1 बाइट। और आप लोग इन सब वैल्यू से फेमिलियर भी हो आस्की के साथ में। लेकिन अब जो ट्रेंड है जावा ऑनवर्ड जो भी देखोगे आप, ये सारी लैंग्वेज काम करती है अब यूनिकोड पे। तो यूनिकोड स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर? यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। ये यूनिकोड ही कितनी बाइट का कोड है? 2 बाइट का कोड है। तो टोटल यूनिकोड में कितने कैरेक्टर हो गए? 2 टू द पावर 16। मतलब यूनिकोड में 65,536 अलग अलग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। और यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्यों है दोस्तों? इसमें वर्ल्ड की सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस कवर हो रही हैं। जैसे आजकल हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं ना, टूल्स बने कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, फ्रेंच में कन्वर्ट कर लो, जैपनीज़ में कन्वर्ट कर लो, स्पेनिश में कन्वर्ट कर लो। हर लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट यूनिकोड के साथ क्लब्ड है। तो मैं आसानी से जैसे आस्की में कैपिटल स्मॉल के बीच में जाता हूँ ना, वैसा यूनिकोड से दूसरी लैंग्वेज के ट्रांसलेटर आसानी से बन जाते हैं अब, क्योंकि अब आपके पास पूरा कंप्लीट कैरेक्टर सेट है। वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस कवर्ड है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाना होगा, आसानी से आप शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि जब कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच का डिफरेंस जानते हो आस्की में, वो डिफरेंस एक लैंग्वेज के ए में और दूसरी लैंग्वेज के ए में होगा। एक फाइनाइट डिस्टेंस है, उसके मैथमेटिक्स के बेस पे आप कन्वर्जन कर पाओगे लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो ये इसकी ताकत है यूनिकोड। बात ये आती है कि यूनिकोड निकालते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आस्की का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी था, आपको याद होगा, ये 8 बाइनरी बिट के रिप्रेजेंट होता था, ये 1 बाइट की मेमोरी लेता था। आस्की कोड मैं अभी सब ये डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा पॉइंट। और यूनिकोड जो है वो 2 बाइट का मॉडल है पूरा। और यूनिकोड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्साडेसिमल में, तो 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिकोड को।
इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी /u और 4 बार 0। दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टर x। 4 0 मतलब हेक्साडेसिमल के 0 है वो, तो ये 4 बिट है, पूरी 16 बिट का कॉम्बिनेशन है, तो 4 4 4 4 ऐसे पूरी 16 बिट का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा ध्यान रखना, आस्की 1 बाइट कोड था, 8 बिट का था, यूनिकोड 2 बाइट का है। प्रॉब्लम क्या आती है, पूरी जावा पढ़ ली, पूरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी हमसे को बोलता है कि कैपिटल ए की वैल्यू निकालो यूनिकोड में, हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं। किसी भी स्मॉल ए की निकालो, न्यूमरिक 0 1 2 3 की निकाल लो, तो ये हमें कन्फ्यूज़न बना रहता है कैसे निकालते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे बड़ी आसानी के साथ कि कैसे हम किसी भी यूनिकोड की वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं, किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि जावा यूनिकोड बेस्ड है, जो लैंग्वेज 1 बाइट की मेमोरी रखती है वो सब आस्की बेस्ड होती हैं, और ये चूंकि 2 बाइट का यूनिकोड है तो ये वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट को इसमें स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से यूनिकोड पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। अब हम समझते हैं कि यूनिकोड कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप देखोगे कि यूनिकोड को हम कितनी आसानी से वैल्यू लिख सकते हैं आराम से जाके जावा के साथ में। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करूंगा आस्की के कॉन्सेप्ट को। आस्की पहले कितनी बिट का था, 7 बिट का, तो ये 2 to the power 7 128 कैरेक्टर सपोर्ट करता था। बाद में मेमोरी यूनिट के बेसिस पे इसको कितना बना दिया, 8 बिट का, तो ये 2 to the power 8 हो गए, जिसमें 128 तो ओल्ड कैरेक्टर आ गए और 128 न्यू कैरेक्टर आ गए एडिशनल, जिनको शिफ्ट वगैरह कॉम्बिनेशन से अपन डिफाइन करते हैं। ये बेसिक मॉडल है। अच्छा कैपिटल ए कितना होता था यहाँ पर, मैं देखो आस्की से आपको कहाँ लेके जाऊँगा, यूनिकोड में अभी बिल्कुल आसानी से। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये होती है 65, क्लियर। और इसका आस्की कोड क्या होगा, तो ये होता है 1, ये 5 बार 0 और 1, 2 to the power 0 और 2 to the power 6, 64 + 1 65, और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया अपन ने, 8 बिट का हो गया। ये हमारा कौन हो गया, ये 65। वैसे ही कैपिटल जेड की वैल्यू होती है इसमें 90, 65 to 90, ये लगातार 26 अल्फ़ाबेट है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। अभी मैं ए की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू की बस, क्योंकि आस्की का रिप्रेजेंटेशन किसमें, बाइनरी में। ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, आस्की कोड है ये कैपिटल ए का। स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की होती है 122। तो 97 मतलब क्या हो गया, 11 4 बार 0 1 और एक 0 आगे लगा दिया हमने, तो 64 + 32 96 + 1 97, ये आ गया कैपिटल ए। मेन वैल्यू को ले लिया हमने यहाँ पर। अब हमने देख लिया 0 की आस्की वैल्यू होती है 48 और 9 की होती है 57। 48 to 57 ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये लाइफ लॉन्ग इन वैल्यू के बिना हम कहीं काम नहीं कर पाएंगे किसी भी टेक्नोलॉजी में। इनको देखो और इससे देखो कैसे आसानी से यूनिकोड पूछते हैं अभी अपन बिना मेहनत करे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो गया, 0 48 57, 48 कैसे लिखेंगे, तो 0 0 1 1 4 बार 0, अरे 32 + 16 48, तो ये 8 बिट में हमने 48 को लिख लिया। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर द 8 बिट रिप्रेजेंटेशन, आस्की रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड 0। अब यूनिकोड क्या है, यूनिकोड ने क्या किया, चूंकि ओल्ड स्टैंडर्ड आस्की है तो पुराने स्टैंडर्ड को अफेक्ट नहीं करा, चेंज नहीं करा, और इसी को कॉपी कर दिया पूरा यूनिकोड में जाके। मतलब इन सब के आगे क्या लग गए, 8 0 लग गए। अरे 8 0 लगा दो, कोई बड़ा काम है क्या। देखो आप कितनी आसानी से यूनिकोड बना रहे हैं अपन। अब ये जो लिखा है ना मैंने, दैट इज यूनिकोड। अब लोग सर लिखा कैसे, ये तो बाइनरी में,
तो हमने क्या पढ़ा था, यूनिकोड जो होता है उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसको लिखते हैं /u और 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। मतलब क्या हो गया, ये जो है ये 4 बिट, ये 4 कॉम्बिनेशन बना दिए 4 के, बना लो। अरे ये पूरी लैंग्वेज पढ़ने के बाद भी आखिरी दिन तक समझ में नहीं आता है कि यूनिकोड है क्या। कई लोग मिलेंगे जावा पढ़े लिखे आपको अलग अलग उसमें, उनसे बात करोगे ऐसे कई फंडामेंटल हम लोग बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ये तो बिगिनर सीरीज है, डेवलपर तक पहुंचेंगे तो आपको और फील आएगा। क्या कर दिया मैंने, बाइनरी से हेक्साडेसिमल आता है आपको, 4 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 1400। तो यूनिकोड फॉर कैपिटल ए कितना आ गया, /u0041 इज द यूनिकोड वैल्यू फॉर कैपिटल ए। ये किताबों में पढ़ना जाके आप बोलोगे हमने ध्यान दिया ही नहीं, अलग अलग याद करते हैं जाके कि 0041 होती है 00, सीधे निकाल लो। ये ओल्ड स्टैंडर्ड से अपन ने 16 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया जाके। अब स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लो 1600, तो ये आ गया /u0061। दिस इज द वैल्यू फॉर स्मॉल ए, यूनिकोड वैल्यू फॉर स्मॉल ए 0061। यहां पर आ गए 0300, तो ये आ गया /u0030। ये वैल्यू किसकी आ गई है, 0 की। अब आप देखो ये यूनिकोड कितनी आसानी से निकल गया। आस्की को लेके अगर क्लैरिटी हमको है तो हम आसानी से यूनिकोड लिख देंगे सबका जाके, कोई बड़ा काम नहीं करा मैंने। बाइनरी पता ही है सबको, मोस्टली आस्की पता रहता है सभी को, और आगे बहुत काम पड़ेगा। कैरेक्टर और स्ट्रिंग का ही खेल है पूरा, डेटा के साथ बहुत जेनरिक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। कई तरह की वर्किंग करेंगे आगे जाके हम, जब रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह में जाओगे तो बहुत नीड आएगी फार्मूलेज लगाने में। यहाँ पर देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं अपने को। ये बेसिक पैटर्न है पूरा, और अब 30 अगर आ गया है तो 31, 32, 33, 39 तक चले जाओ तो ये 0 से 9 आ जाएंगे सारे, 0030 से 0039। और ये कैसे चलेगा, अब 0041 से 0049, 0050 आएगा क्या, ये अभी नहीं आएगा। अब आएगा 0049 के बाद क्या आता है 4A, और ऐसा पूरा 004F, फिर आएगा 0050 16 के बाद, 16 गिनती के बाद। अरे हेक्साडेसिमल की गिनती में तो 16 राउंड आएंगे, डेसिमल में 10 के बाद शिफ्ट करते हो, यहाँ 16 के बाद शिफ्ट करोगे तो ये ABCD आती जाएगी 41, 42, 48, 00 के साथ। ये सब इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है पूरा। और आप पूरे आस्की के साथ में आप किसको समझ सकते हो यहाँ पर, हेक्साडेसिमल के कॉम्बिनेशन को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यूनिकोड भी आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिकोड का रोल क्या है, कैसे यूनिकोड कैलकुलेट करते हैं। इवन जावा में अगर आप कोई कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हो ऐसा केर एक्स, तो यूनिकोड का कंसेप्ट समझो आप। CH A की जगह मैंने लिख दिया सिंगल कोट्स में /u0061 सिंगल कोट्स RX, जाके जावा के प्रोग्राम में लिख दो इस तरह से आप, ये भी चलेगा। अरे बोलते हैं आस्की कोड से उठाता है वो रीडिंग कैरेक्टर, जब कंपाइलर जब आपके कोड को टोकन्स को रीड करेगा जब, तो ये यूनिकोड भी रीड हो जाएगा। ये स्मॉल है रीड कर लेगा इसको, इतने को हर कैरेक्टर का यूनिकोड लिख दो आप कोडिंग में जाके, और उसके यूनिकोड से चलाओ, आपको पढ़ने में आएगा वो कैरेक्टर एक्स ही है, सेम डिक्लेयर होगा। तो ये टाइप कहाँ से उठ के आया, ये स्मॉल है उठा लिया यहाँ पर कैर, मतलब जब जावा का प्रोग्राम इसको रीड करेगा जावा कंपाइलर, तो इसकी यूनिकोड वैल्यू से उसको पढ़ेगा कैर एक्स। तो आपको बात समझ में आएगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली बात आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फर्स्ट कैरेक्टर। बुलियन की डिफ़ॉल्ट क्या होगी? फॉल्स। सभी की डिफ़ॉल्ट मैंने डिस्कस कर ली है। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ताकि डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी क्लैरिटी के बिना आईटी में आगे बढ़ना, लैंग्वेज पे कमांड करना लगभग इम्पॉसिबल है। और लगातार जब आप चैनल पे जुड़ोगे तो आप इमेजिन नहीं करोगे उतना कंटेंट उस लेवल पे आएगा। कोशिश करता हूँ मैं टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग करने की। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई, डेटा टाइप इनऑल समझ में आ गया। 4 इंटीजर, मिनिमम मैथमेटिक्स इसमें होगा इंट में, फ्लोट डबल, मिनिमम मैथमेटिक्स होगा डबल में, बुलियन डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ट्रू फॉल्स के स्टेटस के लिए कोई मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई नहीं होगा, और कैरेक्टर एलोकेट होगा कितना? 2 बाइट्स, दैट इज इन यूनिकोड्स। यूनिकोड कैसे निकालना है वो मैंने पूरा बता दिया आपको, पूरा तरीका। आज के बाद कभी इशू नहीं आएगा कहीं पे भी यूनिकोड में काम करने में आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।